हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास हिस्ट्री बुक पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएँ। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट होगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने 16 महाजनपदों में प्रथम मगध साम्राज्य को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक आरंभिक साम्राज्य के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। तो मगध के विकास के साथ साथ ही मौर्य साम्राज्य का विकास हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। लगभग 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो इनका शासन जो था पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक जो है फैला हुआ था। उनके पौत्र अशोक ने, जिन्हें आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र अशोक था। उनको आरंभिक भारत का सुप्रसिद्ध शासक माना जाता है। कलिंग, जो कि आधुनिक उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। कलिंग जो आधुनिक उड़ीसा में है, वहाँ पर विजय प्राप्त किया था अशोक ने। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। जानकारी प्राप्त करना, किस तरह से किया जाता है जानकारी प्राप्त। मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषतया मूर्तिकला। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचना भी मूल्यवान सिद्ध हुई है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया विवरण। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन? राजदूत, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में। आज इसके कुछ अंश ही हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। तो मौर्य वंश को जानने के लिए एक और स्रोत का उपयोग किया जाता है, वह है अर्थशास्त्र, जो कि कटुल के द्वारा लिखा गया है। चाणक्य कटुल के द्वारा लिखा गया है। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख प्रवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्रों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत जो है माने जाते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। तो अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के ये संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया और अशोक जो है अपने अभिलेखों के माध्यम से ही धर्म का प्रचार किया था। इन अभिलेखों में बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। भाषाएं और लिपियाँ। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत में है, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। तो प्राकृत भाषा के जो अभिलेख है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए हैं। अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया है। तो अरमाइक जो लिपि है उसका कहाँ पे प्रयोग किया गया है? तो अफगानिस्तान में किया गया था अभिलेखों में। भारत से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का। और पाकिस्तान से तो उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया और अफगानिस्तान से तो अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। और 4 प्रांतीय केंद्र थे, वह थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। तो इन सब का उल्लेख जो है अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न भिन्न प्रकार के थे।
कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी अर्थात जो है सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदानें के लिए उपयोगी थे। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। तो साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्गों से आवागमन जो है बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। तो राजधानी से प्रांतों तक जाने में जो है कई सप्ताह या फिर महीनों का समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था। तो मेगस्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए जो है एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से है एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी, तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था और चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथारोहियों तथा छठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना था। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। तो अशोक जो है अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। तो धर्म के जो सिद्धांत थे वो बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धम्म महात्म नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कौन से अधिकारियों को नियुक्त किया था? तो महामात नामक विशेष अधिकारियों को जो है नियुक्त किया था अशोक ने। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे हम लोग देखते हैं। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। बेकर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। यह है अशोक के अभिलेख, इसे हम लोग देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, महाशिलालेख, लघु शिलालेख और स्तंभ लेख। तो हम लोग देखते हैं। तो महाशिलालेख तो शरणार्थी में था, सुपारा में, गिरनार में, शिशुपालगढ़, जौगढ़ और अफगानिस्तान में भी एक मिला था, कांधार, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी और कालसी। और लघु शिलालेख देखेंगे तो था मास्की, ग्वामीमठ, फिर उदयगोलम, नित्तूर, बहपुर, बैराट, भाबरू में था। और फिर स्तंभ अभिलेख देखेंगे तो ये था रुमंदेई, रामपुरबा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, सारनाथ, सासाराम, अहरौरा, कौशाम्बी, सांची। अशोक के अभिलेखों में जो महाशिलालेख था वही सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिला है, बाकी सब जो है शिलालेख जो है जो भी अभिलेख वो इंडिया से मिला है। तो कांधार में एक मिला है और एक 2 था पाकिस्तान में, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी में मिला था। अशोक के अभिलेखों में सिर्फ महाशिलालेख है वही जो है सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिला है। कांधार में एक मिला है और 2 मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो है वह पाकिस्तान में मिला है, बाकी सब जो है इंडिया में ही है अभिलेख। मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था।
19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाती है। इतिहासकारों को लगा कि ये अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक थे। साथ ही वे बात की उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा का स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया। तो मौर्य साम्राज्य 150 साल तक चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता है। तो इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। हम लोग देखते हैं मानचित्र सेकंड को। तो ये है मानचित्र 2, इसको देखिए अशोक के अभिलेख का वितरण। इसमें यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और राजबाड़े स्थापित होने लगे। सेना के लिए हाथी पकड़ना अब हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें लिखा गया है। हाथी वनों के संरक्षण, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनी की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोत के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। तो यूनानी स्रोत के अनुसार जो है मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। तो उपमहाद्वीप का जो दक्कन और उससे दक्षिण का क्षेत्र था वह था तमिलकम, अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, जिसमें जो है चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए बाद में जाकर। सरदार और सरदारी। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद जो है वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके समर्थक उस खानदान के लोग होते हैं। तो उसके समर्थक जो थे उसके खानदान के लोग होते थे। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते थे। तो सरदारी में सामान्यतः जो है कोई स्थायी सेना या अधिकारी जो है नहीं होते थे। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। उसके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। अब हम लोग पढ़ेंगे दैविक राजा के बारे में। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की
उसका सर्वोत्तम प्रमाण उसके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां जो है लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में की थी। तो हरिसेन जो थे, हरिसेन वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी और इसकी भाषा जो है वह संस्कृत है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। तो हरिसेन ने जो प्रशस्ति लिखी समुद्रगुप्त के बारे में उसे हम लोग देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलबे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष है, साधु भले ही समृद्ध और असाधु बुरे के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता है। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, बिरहनियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं के में कुबेर यानी धन देव, वरुण समुद्र देव, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु देव के तुल्य है। तो इलाहाबाद अभिलेख में ही प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना हरिसेन ने किया और समुद्रगुप्त जो कि गुप्त वंश के सम्राट थे उनके दरबारी कवि थे हरिसेन। तो यह है कुषाण सिक्का, अग्रभाग कनिष्क और पृष्ठभाग देवता। पांड्य सरदार सेनगुप्तवन की वन यात्रा है। यह तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चंबल, मधुचंदन, गरु, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थी। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरन, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि भी लाए। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बदलता